टुडे आवर टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उस ये आपको इस चैप्टर में सही तरीके से इस टॉपिक में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। लेंथ क्या है? एक एंड से दूसरे एंड का डिस्टेंस। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, पेंसिल हो, रेजर हो, पेन हो, कोई भी चीज का एक एंड से दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाता है? लेंथ कहा जाता है। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग स्केल और रूलर और अ मेजरिंग टेप। या तो आप स्केल यूज कर सकते हैं या फिर मेजरिंग टेप भी आता है, उससे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गैज आर यूज्ड टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट व्हेन द लेंथ आर स्मॉलर देन अ मिलीमीटर। अब बहुत छोटी चीज हो जैसे कि पेन का पॉइंट हो, ठीक है, पेन या पेंसिल की जो निब है, अगर उसका आपको लेंथ फाइंड करना है तो उसके लिए होता है वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गैज। ये गैजेट्स होते हैं, ये आप वो यूज करते हैं। आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको यूज करना रहेंगे। ये 11th में एक्सपेरिमेंट आता है, उसके अंदर करना रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? बहुत छोटी चीज जो कि मिलीमीटर से भी छोटी है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गैज। वरना तो हम स्केल या फिर मेजरिंग टेप का यूज कर लेते हैं। ठीक है, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब अगर आप जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका करेक्ट मेजरमेंट कब आएगा लेंथ का? द करेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस इज यूजिंग द स्टैंडर्ड टूल्स विथ करेक्ट मार्किंग फॉर मेजरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक स्टैंडर्ड टूल होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं हो कि आप हाथ से कर लें या उंगलियों से नाप के कर लें या उंगलियों के डिस्टेंस से नाप के करें। नहीं, एक स्पेसिफिक टूल होना चाहिए जिससे आप लेंथ को मेजर करें। The scale in the geometry box can be used to measure the length of a pencil or book. अगर आपको लेंथ फाइंड करना है बुक या पेंसिल की, तो आप अपनी स्केल जो होती है ज्योमेट्री बॉक्स में मिलती है या जो आप अलग से परचेज करते हैं उसका आप यूज कर सकते हैं। उससे आप इजीली लेंथ को मेजर कर सकते हैं। While measuring the length using a scale, we should take care of the following points. अब आप जब अभी तो हमने सिर्फ मेजर कर लेते हैं, हम चीजों का ध्यान नहीं रखते थे, इतनी लंबी है इतनी चौड़ी है ऐसा कर लेते थे। बट अब आपको पता चल रही चीजें तो आपको बहुत ध्यान से उन्हें मेजर जब कर रहे हैं आप, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो देखिए। Ensure the scale is kept straight and aligned along the length of the object. सबसे पहले आपको स्केल को बिल्कुल सीधा रखना है और जैसा ऑब्जेक्ट दिया है उसके अलाइनमेंट के बिल्कुल बराबर रखना है। ठीक है, उसके ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, हमेशा 0 से स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यही आएगा। Place the scale on the object in such a way that zero of the scale is at the starting point from where the length is to be measured. अब जब भी आप कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं, स्केल अगर ले रहे हैं, तो स्केल के 0 पॉइंट पर ही वो चीज का एक पॉइंट होना चाहिए। 1 पर भी नहीं, 2 पर भी नहीं, कहाँ होना चाहिए? 0 पर। उसका स्पेशली ध्यान रखें। अगर 0 पर नहीं होगा तो आपकी जो लेंथ है वो बहुत अलग आएगी। Ensure that the end of the scale are not broken. और ध्यान रहे स्केल का जो एंड है वो ब्रोकन ना हो। If the edge of the scale is broken or worn out, start the measurement from any other clear marking. ठीक है, आप जैसे कि आपका स्टार्टिंग का 1 तक का पार्ट जो है वो टूटा हुआ है, 1 से 1 तक जहां पर 1 सेंटीमीटर होता है वहां का पार्ट आपका टूटा हुआ है स्केल का, तो आपको क्या करना है? फिर आगे से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। फिर बाद में क्या करेंगे? आपको करेक्ट मेजरमेंट के लिए क्या करना है वो अगले स्टेप में मतलब आगे पता चलेगा। लेटर सब्सट्रैक्ट द इनिशियल रीडिंग फ्रॉम द फाइनल रीडिंग। और फिर जो आपकी इनिशियल रीडिंग आ रही है उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स थे ना, स्टार्टिंग के जो नंबर्स थे, 1 सेंटीमीटर आपने अदर एक्स्ट्रा लिया, तो आपको जो फाइनल रीडिंग आपकी आ रही है उसमें से 1 सेंटीमीटर माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनिशियल रीडिंग इज 3 सेंटीमीटर एंड फाइनल रीडिंग इज 9 सेंटीमीटर। जैसे कि आपने स्टार्ट किया था 3 सेंटीमीटर से, कोई चीज आपने मेजर करी थी, वो 3 सेंटीमीटर से मेजर की थी, तो मेजर करने के बाद उसकी लेंथ कितनी आई है? 9 सेंटीमीटर। देन सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 9, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एज 6 सेंटीमीटर। आप 3 माइनस कर देंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग 3 को क्या बना लिया, अब आप 1 बना ले, तो डायरेक्टली आप 1 बनाएंगे 2 बनाएंगे तो वो ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसलिए बेटर है जो इनिशियल रीडिंग है उसको माइनस कर दें आप फाइनल रीडिंग में से, तो आपकी एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। तो वो कितनी होगी? ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर का होगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, also ensure that your eyes are exactly above the point where the measurement is to be taken. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमेशा देखो आपको यहाँ पर करेक्ट मेथड भी दी हुई है कि आपकी आंखें हमेशा ऊपर की तरफ से ही होना चाहिए। साइड से अगर होगी तो भी रीडिंग गलत आएगी और इस साइड से होगी तो भी रीडिंग गलत आएगी। ठीक है,
तो हमेशा जब भी मेजर करें आप स्केल के ऊपर साइड से ही आप देखें, साइड से आपको नहीं देखना, ठीक है, ऊपर से ही देखना है, तभी आपकी करेक्ट रीडिंग आएगी। नाउ मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ डिवाइडर। डिवाइडर से आप कैसे मेजर कर सकते हैं? अब ज्योमेट्री बॉक्स में आता है ना एक प्रकार जैसा कंपास जैसा जिसके अंदर पेंसिल लगाने का नहीं होता है, उसे कहा जाता है डिवाइडर। उससे आप कैसे मेजर कर सकते हैं, देखिए। A divider and a scale can be used to measure the distance between 2 points. दो पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस पता करना है तो आप डिवाइडर और स्केल दोनों की नीड रहेगी, उससे आप पता कर सकते हैं। देखें क्या करना है इसके अंदर। Keep the divider in such a way that each tip is at the point say A and B as shown in figure 11.5a. ये जो टिप है उसकी एक पॉइंट पर होना चाहिए A और B. Then without disturbing the divider, place it on a scale as shown in this. टेक द रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू द टिप ऑफ द डिवाइडर। अब ठीक है, आपने स्केल पे रख देना इस डिवाइडर को बिना जिसको मूव करे हुए इसको, और आप फिर आपको रीडिंग ले लेना है। द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और जो ये रीडिंग आएगी ये क्या बताएगी आपको, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता देगी। क्योंकि क्या होता है, इतना छोटा मेजर करने जाते हैं ना हम जब, तब मिस्टेक ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए डिवाइडर का यूज कर रहे हैं ताकि मिस्टेक भी कम हो और आपका काम भी जल्दी हो जाए, ठीक है। नाउ मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। अब कर्व्ड लाइन अगर दी तो उसका मेजरमेंट आपको कैसे करना है, तो इसमें थ्रेड मेथड होती है, उससे आपको करना रहता है। देखते हैं क्या है। कैन यू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन यूजिंग अ स्केल। क्या स्केल से आप मेजर कर सकते हैं कर्व्ड लाइन को? कर्व्ड लाइन मतलब जो ऐसी टेढ़ी सी लाइन होती है, ठीक है, नहीं कर सकते क्योंकि स्केल तो टेढ़ा होता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन यूजिंग अ स्केल। अब डायरेक्टली आप कभी मेजर नहीं कर सकते। अ थ्रेड और अ स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन। अब आपको क्या करना है, या तो एक धागा लेना है या कोई एक स्ट्रिंग ले लेना है, मतलब धागे की तरह ही कोई रस्सी ले लेना है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, लेंथ को, कर्व्ड लाइन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। कैसे करना है वो देखो। टेक अ थ्रेड एंड प्लेस इट ऑन द कर्व्ड लाइन। मार्क द पॉइंट वेयर द कर्व्ड लाइन बिगिंस एंड एंड ऑन द थ्रेड। अब थ्रेड के ऊपर आप मार्क कर लो, यहाँ से स्टार्ट हुई है कर्व लाइन, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, यहाँ तक गई है, भले वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, तो वो यहाँ तक एंड हुई है। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को मार्क कर लेना। स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्केल एंड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्क्स ऑन द स्केल। उसके बाद स्ट्रेच आपने कर्व लाइन के हिसाब से उसको मोड़ के तोड़ के कर लिया सब कुछ, फिर उसको सीधा कर लो, ठीक है, और फिर उसको स्केल पे एंड पॉइंट आपके पास और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, उसको स्केल पे जाके रख दो, आपको आपकी रीडिंग बन जाएगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्यों जरूरी है? एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का अंदाज लगाना है कि हाँ ये 5 सेंटीमीटर की होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी, ऐसे, ठीक है। इन मेनी केसेस वी नीड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हेंस टू बी एक्यूरेट स्पेशल डिवाइस आर यूज। अब हमें अब सब्जी लेने अगर जा रहे हैं हम, तो हमें एक्यूरेट चाहिए होता है कि नहीं भैया 1 किलो होना चाहिए, दूध ले रहे हैं तो 1 लीटर दूध होना ही चाहिए, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है। For example, to measure fractions of time, we use stopwatch that can show time in millisecond. अब देखो, अगर आपको फ्रैक्शंस चाहिए, सेकंड के भी कम चाहिए, तो आप वो किससे होगा? आपका स्टॉप वॉच से, ठीक है। स्टॉप वॉच के अंदर मोबाइल में भी होती है आजकल, तो स्टॉप वॉच के अंदर आप स्टार्ट कर दीजिए तो आपको मिली सेकेंड का भी क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, पता चल जाता है। टू मेजर मास ऑफ फाइनाइट ऑब्जेक्ट वी यूज फिजिकल वेइंग, हाउएवर इन सम केसेस एक्यूरेट मेजरमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। अब जैसे चीजें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आप चीजें किसी दूध लेने जा रहे हैं तो 1 लीटर मतलब 1 लीटर लेना चाहिए, ठीक है, वो ऊपर से और थोड़ा डाल देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि हाँ थोड़ा और दूध ऊपर दिया। ऐसी सब्जी लेने जाते हैं तो थोड़ा सा और धनिया दे दिया, फ्री में दे दिया है, कुछ भी करा कैसे भी, तो हमको अच्छा लगता है। पर वो क्या होता है कि हम एग्जैक्टली चीजों को वेट करवाते हैं, ठीक है, वेइंग करवाते हैं, उसके नपवाते हैं, उसके बाद ही देते हैं। बट कुछ केसेस में हमें मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं होती, कि एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट बस स्टैंड फ्रॉम योर प्लेस, एक्यूरेसी इन टर्म ऑफ मिलीमीटर और मीटर इज नॉट रिक्वायर्ड। अब जैसे कि आप अपने घर से बस स्टैंड का तो बोल देते ना 5 मिनट में पहुंच जाए, इतना बड़ा इतना लंबा है, एक आध 100 मीटर के अंदर अंदर में है, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं कि एग्जैक्टली पता है हम कि कितना है, कितना मिलीमीटर से या कितना मीटर से, वो जरूरत नहीं होती। एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस इज सफिशिएंट। आपको अगर उस टाइम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है तो वो बहुत होती है, सफिशिएंट होती है वो, कि हाँ ठीक है सामने वाले को पता चल गया है कि इतनी जरूरत है। दिस मेथड ऑफ अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एस्टिमेशन।
इसी मेथड को जब आप अज्यूम कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन इज यूजफुल इन मेनी सिचुएशन इन आवर लाइफ। एस्टिमेशन बहुत जरूरी है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। जैसे कि कहीं जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पहुंचने का रास्ता क्या क्या है। जैसे कि बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, या बाय कार जाना है, बाय टू व्हीलर जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। उसके बाद टाइम पता होना चाहिए, टाइम का अंदाजा लगाते हैं, हाँ यहाँ से अगर हम 7 बजे निकलेंगे तो 9 बजे इंदौर पहुंचेंगे, 10 बजे इंदौर पहुंचेंगे, फिर सिटी में पहुंचने में हमें 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन होता है कि हाँ इतनी देर में हम वहां पर पहुंच जाएंगे। फिर वहां पहुंच गए, जैसे आप कहीं टूर पे जा रहे हैं, तो हर चीज का अंदाजा लगाना पड़ता है। अच्छा यहाँ से बस है, फिर वहां से ट्रेन है, फिर वहां से गाड़ी है, वहां पर इतना खर्चा होगा, इतना होगा, उतना होगा। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। हर चीज फिर उस हिसाब से रखी जाती है। नाउ आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशन। अब आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? नॉलेज चेक आपको कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। यही आपका आज का होमवर्क रहेगा, बहुत सिंपल सा है, आप इजीली कर सकते हैं। नाउ मोशन, एनीथिंग दैट मूव इज सेड टू बी इन मोशन। कल ही मैंने आपको बताया था ये कि कोई भी चीज जो मूव कर रही है वो क्या है? मोशन है। An object is said to be in motion when it changes its position with respect to its surrounding. एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहा जाएगा? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। किसके बेसिस पर? सराउंडिंग के बेसिस पर। अब जैसे कि रोड पे चल रहे हैं आप और मोड़ आया, तो मुड़ना ही होगा ना, सीधे से जाओगे तो ठुक जाओगे, लग सकती है आपको, चोट आ सकती है। तो सराउंडिंग के हिसाब से हमने चेंज आया, मोशन में चेंज आ गया, तो उसे क्या कहेंगे? वो भी क्या रहेगा? मोशन ही रहेगा। An object is said to be at rest when its position does not change with time with respect to its surrounding. अब जैसे कि गाड़ी है, वो खड़ी है, ठीक है, वो खड़ी है, अब वहां पर तूफान आए, पानी आए, रात हो, दिन हो, मोड़ आए, कुछ भी आए, वो खड़ी की खड़ी रहेगी। तो उसको क्या कहा जाएगा? दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजिशन, ठीक है। लेट अस स्टडी मोर अबाउट मोशन एंड इट्स टाइप्स। अब हम मोशन और उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा, मुझे लगता है कि आज हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाए, ठीक है। तो मोशन और उसके बारे में देखते हैं हम क्या दिया। टाइप्स ऑफ मोशन। The motion of objects can be classified as translational motion, rotational motion, periodic motion, non-periodic motion and random motion. 5 तरह के मेन मोशंस होते हैं: ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक एंड रैंडम, ठीक है। हर मोशन को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन आपका अभी क्लियर नहीं होगा, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा, फिर वो लाइफ टाइम पे ही रह जाएगा, क्योंकि आप पहली बार मोशन पढ़ रहे हैं। और पहली बार अगर कोई चीज करते हैं तो उसे अच्छे से करना चाहिए। देखिए हम क्या दिया है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? When all the parts of an object move equal distance in equal interval of time, the object is said to be in translational motion. जब एक ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट्स, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और उतने ही टाइम में, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रांसलेशनल मोशन। एग्जांपल, अ कार मूविंग ऑन रोड। अब कार है, वो रोड पर चल रही, तो ऐसा तो नहीं पीछे वाली सीट अलग आ रही है और आगे वाली सीट अलग जा रही, नहीं, वो सेम डिस्टेंस, सेम इंटरवल ऑफ टाइम और सेम चीजें, उनका जो बीच का जो टाइम होता है वो भी सेम होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही होता है बस में भी। बस अगर चल रही है तो ऐसा तो ड्राइवर की सीट आगे चल रही है, बाकी पैसेंजर की सीट पीछे पीछे आ रही है धीरे धीरे, नहीं, वो सब एक साथ ही मूव करती है, ठीक है। तो वो कौन सा मोशन होता है? ट्रांसलेशनल मोशन। अगर कार का आगे वाला पार्ट मूव हुआ है तो पीछे वाला पार्ट भी मूव होता है। There are 2 types of translational motion, that is rectilinear and curvilinear, ठीक है। 2 तरह के होते हैं मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में 2 तरह के, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन देखते हैं। When an object move in a straight line, it is said to be in rectilinear motion. जब ऑब्जेक्ट सीधी लाइन पे चले जा रहा है, सीधा 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 मूव कर रहा है, तो क्या कहा जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। In this type of motion, the direction of a motion of an object remains the same. अब जब सीधे जा रहा है तो डायरेक्शन तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन सेम रहता है। For example, a truck moving on a straight road and an athlete running on a straight track. अब ट्रक मूव कर रहा है सीधे, एक स्ट्रेट रोड है तो उसको सीधे सीधे मूव करना है, या फिर एथलीट है, अगर कोई रनर है तो वो भाग रहा है तो उन्हें स्ट्रेट ट्रैक पे ही भागना है। अगर उनका कर्व ट्रैक होगा तो वो कर्वीलिनियर मोशन में आता है, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब सीधी लाइन में चलना। नेक्स्ट इज कर्वीलिनियर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ।
अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कर्व्ड पाथ मतलब मुड़े हुए पार्ट में ही मूव कर रहा है वो, तो इट इज सेड टू बी इन कर्विलिनियर मोशन. In this type of motion, the direction of the motion of an object changes with time, but its orientation remains the same. अब इसमें क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है ऑब्जेक्ट का, बट उसका जो भागने का तरीका है वो सेम ही रहता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अ बस मूविंग ऑन अ रोड एंड अ स्टोन थ्रोन अप इन द एयर एट एन एंगल. ठीक है. अगर आप बस रोड पर मूव करी तो अगर रोड में कर्व आया तो वो कर्व होकर ही वापस सीधी हो जाएगी. ठीक है. ऐसे ही अगर आप पत्थर को ऊपर फेंकते किसी भी एंगल से अगर फेंकोगे तो वो ऊपर से वापस नीचे आ जाएगा. ठीक है. नीचे जिस भी एंगल पे आता है वो, तो उसको क्या कहा जाएगा, कर्वीलिनियर मोशन. जैसे कि हम जब स्कूल में थे तो हम बॉल स्कूल में बैग में ना बॉल छुपा के रख के लेकर जाते थे, और फिर हमें क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं था और हमारे स्कूल के पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो वहां जाते हैं हम और उस बॉल को एक दूसरे से जब पास करते थे ना तो वो बॉल ऐसे जाती थी, ऐसे कर्व होकर. ठीक है. कर्व होकर जाती थी बॉल, तो वो क्या होता था, कर्वीलिनियर मोशन. ठीक है. ये दो मोशन आप लोगों को क्लियर है. thumbs up if it is clear to you. ओके. चलिए अब देखते हैं हम आगे का मोशन, दैट इज रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन मतलब किसी भी चीज का घूमना. ठीक है. रोटेशन मतलब घूमना ही होता है. When an object moves about an axis and all parts of it do not move the same distance in a given interval of time, it is said to be in rotational motion. अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक स्पेसिफिक एक्सिस है, मतलब एक पॉइंट है जिसके ऊपर वो मूव कर रहा है, बट क्या है इसके अंदर उसके सारे पार्ट सेम डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहे हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे क्या कहा जाता है, रोटेशनल मोशन. For example, rotation of the earth about its axis and rotational motion of a blade of a fan. अब फैन की जो ब्लेड होती है, पंखा जो चलता है, उसमें भी यही होता है, रोटेशनल मोशन होता है. एक एक्सिस पे वो घूमता है कि एक एक्सिस पे घूम रहा है, पर उसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं. किस वजह से, क्योंकि अगर वो हल्का सा टिल्टेड होता है. ठीक है. जैसे फैन को तो हम सीधे लगाते हैं, टिल्टेड लगाते नहीं, बट अर्थ में क्या होता है, वो हल्की सी टिल्ट होती है, थोड़ी सी झुकी हुई तरफ होती है. इस वजह से क्या होता है, उसका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो जाता है. ओके. नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन. When an object repeats its motion along with the same path at regular interval of time, it is said to be in periodic motion. अगर एक ऑब्जेक्ट है वो सेम पाथ पे मूव कर रहा है, एक ही पाथ पे वो मूव कर रहा है और उसको टाइम का जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है वो भी सेम है, तो उसे क्या कहा जाएगा, पीरियोडिक मोशन. जैसे कि मोशन, फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ पेंडुलम एंड मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. अब क्लॉक के हैंड जो है वो एक बिल्कुल सही इंटरवल ऑफ टाइम में मूव करते हैं. ठीक है. तभी तो हमें सही टाइम पता चलता है, वरना तो हमारे टाइम पता करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो ये सेम इंटरवल ऑफ टाइम में मूव करें तो इन्हें क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट इज नॉन पीरियोडिक मोशन. When an object does not repeat its motion at regular interval of time, it is said to be non-periodic motion. अगर एक ऑब्जेक्ट अपना मोशन को रिपीट नहीं कर रहा, उसका टाइम इंटरवल के बीच में डू नॉट रिपीट इट्स मोशन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उनका टाइम इंटरवल के बीच का डिफरेंस जो है वो अलग है, तो उसे क्या कहा जाएगा, नॉन पीरियोडिक मोशन. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन प्लेइंग इन पार्क एंड अ कार मूविंग ऑन अ रोड. अब कार पे क्या होता है, देखो कार का एग्जाम्पल से दे रही हूँ क्योंकि जल्दी समझ में आएगा. रोड अगर बिल्कुल खाली होता है, हाईवे होता है, तो हमारी स्पीड बहुत अच्छी रहती है कार की. ठीक है. जरा से गड्ढे आए या फिर ट्रैफिक में आए तो उसकी स्पीड कम हो जाती है. तो क्या वो मोशन सेम रहता है, नहीं रहता है ना, उसके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, टाइम इंटरवल में डिफरेंस आ जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप अगर बाइक से जा रहे हैं रतलाम, तो आप 33 मिनट में रतलाम, 35 मिनट में रतलाम पहुंच जाते हैं. कार से जा रहे हैं आप, तो भी आप 35 मिनट में रतलाम पहुंच जाते हैं. बट अगर आप बस से जा रहे हैं तो आपको 1 घंटा लगता है रतलाम पहुंचने में. क्यों? क्योंकि बस हर जगह रुकती हुई जाती है, उसका मोशन पीरियोडिक नहीं होता है. कार का भी ऐसे ही है कि अगर कार है तो गड्ढे आ गए तो वहां पर ध्यान से चलाते हैं. बाइक पे क्या होता है, कट मार के निकल सकते हैं, ट्रैफिक में नहीं फंसती बाइक, तो इसलिए हम जल्दी पहुंच जाते हैं. ठीक है. तो ये हो गया नॉन पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट इज रैंडम मोशन. When the motion of an object has no fixed direction and it is in zigzag manner, it is said to be random motion. Random का मतलब ये होता है कुछ भी होना.
ठीक है। यहाँ पर मोशन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई टाइम इंटरवल नहीं है, उसका मैनर भी कोई सही तरीके से चल नहीं रहा है, जिगजैग मैनर में वो चला जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? रैंडम मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर एंड मोशन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मोशन भी ऐसे होता है, अगर आपने जरा सा यहाँ से भगाया तो वो फौरन निकल जाते हैं, फिर धीरे धीरे जाते, कुछ नहीं मिल रहा है तो, और फिर कैसे भी वो चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका रैंडम मोशन। लास्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। कैसे एक से ज्यादा मोशन जो है वो एक साथ काम करते हैं। देखिए वो क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट कैन मूव विथ मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक से ज्यादा मोशन में काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, द व्हील ऑफ मूविंग बाइसिकल अंडर को रोटेशनल मोशन whereas the cycle is in translational motion at the same time। अब देखो, जो व्हील साइकिल है आपकी, ठीक है, साइकिल सीधी चल रही है, तो सीधी चल रही तो कौन सा मोशन होगा? वो ट्रांसलेशनल मोशन। अब साइकिल के जो पहिए हैं, जो व्हील है, वो ऐसे गोल गोल घूम रहे एक एक्सिस पर, ये उनका वो बीच का पार्ट है और उसके ऊपर वो घूम रहे, ठीक है, तो ये कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन। तो एक से ज्यादा मोशन यहाँ होगा। नेक्स्ट दिया है द बर्ड्स ग्लाइडिंग अक्रॉस द स्काई अंडरगो ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज नॉन पीरियोडिक मोशन। अब बर्ड जो स्काई में उड़ रही है, उनके अंदर भी होता है, या तो उड़ती रहेंगी तो सीधे सीधे उड़ेंगी, कभी रुक जाती, कभी उड़ जाती, कभी बहुत तेज उड़ती। तो ये क्या हो गया? दो मोशन हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। As the earth rotates on its axis, it undergoes rotational as well as periodic motion। जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती तो रोटेशनल मोशन भी होता है, साथ में पीरियोडिक मोशन भी होता है, तभी तो 24 घंटे बाद हमारा दिन होता है, ठीक है, तभी तो हमारे 24 आवर होते हैं, दिन और रात होते हैं, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं कभी भी दिन में कभी रात हो गई क्या 3 बजे रात हो गई, नहीं होता, ठीक है, या फिर सुबह सूरज 3 बजे निकल गया, नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है ये? क्योंकि रैंडम मोशन यहाँ पर क्या चल रहा है? पीरियोडिक मोशन चल रहा है, जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम है, और जो मोशन है वो कौन सा है? रोटेशन, रोटेट कर रही है मोशन, तो रोटेशनल मोशन भी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का चैप्टर खत्म। क्लियर है सभी को?